हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलो आज एक नया चैप्टर को पढ़ते हैं जिसका नाम है परमाणु संरचना। ठीक है, तो चलो थोड़ा कुछ इसके बारे में जानते हैं। डाल्टन ने बताया था कि एटम जो है सबसे छोटा कण है जिसे हम नहीं तोड़ सकते हैं, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बहुत सारे रिसर्च के अनुसार बताया कि एटम से भी बहुत छोटा कण होता है उसके अंदर, जिसको हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। जैसे परमाणु, डॉक्टर ने क्या बताया था कि परमाणु एक ऐसा कण है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। वो मतलब उसके बाद आया बहुत सारे वैज्ञानिक, उसने क्या किया, उसके अंदर भी बहुत सारे कण देखा। बोला कि परमाणु अधिकांश भाग खोखला है, अधिकांश भाग खोखला है, यानी परमाणु का आकार जो बना है उसके अधिकांश भाग खोखला है और उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु का केंद्र में पाए जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, आगे चलो जानते हैं कैथोड किरणें से कैसे मतलब पता किया कि परमाणु में भार है या तो परमाणु का क्या होता है, इसका कुछ वेट है। तो जानते हैं कैथोड किरणें वो जो है, जैसे एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, एक तो निगेटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज को प्रवाहित किया जाए तो उसको बोलते हैं कैथोड किरणें। क्या होता है? निगेटिव चार्ज को अगर प्रवाहित किया जाए तो उसको कैथोड। उसके लिए क्या किया, सबसे पहले एक शीशे का पार्क नली लिया, शीशे का पार्क नली लिया और उसमें बहुत कम दाब एवं बहुत कम दाब, यानी उसका जो है दबाव जो है बहुत कम होना चाहिए तथा उसमें निर्वात होना चाहिए, यानी हवा नहीं होना चाहिए। दबाव कम होना चाहिए, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम, यानी निर्वात मान लो। और दूसरा क्या, बहुत मतलब हाई वोल्टेज का बैटरी लगाते हैं। क्या करते हैं? बहुत हाई वोल्टेज का बैटरी लगाते हैं चित्र अनुसार। जैसे कि ये एक पार्क नली लिया, शीशा का पार्क नली, जिसमें क्या इस पार से उस पार दिखना चाहिए। जैसे अगर दूसरा कुछ ले लेते हैं तो नहीं दिखेगा। ठीक है, शीशा का पार्क नली लिए और क्या किए, इसको हाई वोल्टेज यानी लगभग 10,000 वोल्ट के बैटरी से जोड़े। 10,000 वोल्ट की बैटरी से जोड़े। 10,000 मतलब बहुत होता है, जो तुम लोग जानता है ना। अभी जैसे घरों में जो हम लोग यूज करते हैं वो कितना वोल्ट का होता है? 240 वोल्ट। 240 वोल्ट। अब वो जो 240 वोल्ट बनता है उससे पहले कितना होता है? 11,000 वोल्ट। तो लगभग उसी के बराबर 10,000 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं और देखते हैं। तो जब 10,000 वोल्ट के बैटरी से जोड़ते हैं उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह जो होता है आगे चलता है, सीधे रेखा में चलती रहती है। किस रेखा में? सीधे रेखा में चलती रहती है, जिसको हम अगर नेगेटिव चार्ज से निकल रहा है तो उसको कैथोड किरणें, और अगर पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है तो उसको एनोड किरणें। चलो अब कैथोड किरणें के गुण के बारे में जानते हैं। जब कैथोड किरणें निकलता है कितना, 10,000 वोल्ट के बैटरी से निकलता है, तो उसका गुण क्या क्या होता है। तो जब कैथोड किरणें निकलता है तो बहुत हाई स्पीड से, बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, सीधी रेखा में आगे की ओर, एनोड किरणें की ओर, एनोड बैटरी के एनोड की ओर चलता है। उसके बाद दूसरा गुण है, उसके मार्ग में अगर अपारदर्शी, पहला गुण है क्या, अगर कैथोड किरणें से किरण निकल रहा है तो वो हाई स्पीड से किधर की ओर जाएगा? एनोड की ओर, एनोड की ओर यानी पॉजिटिव चार्ज की ओर। उसके बाद दूसरा गुण, अगर इसके अंदर अगर
कैथोड किरणें के यानी पार्क नली के अंदर कोई अपारदर्शी वस्तु रखा जाए, अपारदर्शी यानी जिसमें हम इस पार से उस पार नहीं देख सकते हैं, वैसा वस्तु जिस वस्तु को हम इस पार से उस पार नहीं देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी। तो अपारदर्शी अगर वस्तु रख देते हैं तो इसका परछाई कैथोड किरणें के ठीक विपरीत में बनता है, इसका परछाई कैथोड किरणें की ठीक विपरीत में बनता है। इससे यह पता चलता है कि ये जो है कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन कर रहा है। क्या कर रहा है? सीधी रेखा में गमन कर रहा है। तीसरा गुण, पहला गुण क्या था कि कैथोड किरणें बहुत हाई स्पीड में निकलकर आगे एनोड की ओर जाता है। दूसरा गुण था कि कैथोड किरणें से अगर मतलब पार्क नली में कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं तो उससे कैथोड किरणें टकराकर कुछ क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, जिसके कारण कैथोड किरणें के ठीक विपरीत में एक परछाई बनता है। जिस प्रकार की वस्तु अगर रखें जिस आकार की, उस आकार की परछाई बनेगा। तीसरा गुण, अगर पार्क नली के अंदर छोटा सा चक्री रख दिया जाए, चक्री यानी घूर्णी, अगर घूर्णी को रख दिया जाए तो ये कैथोड किरणें प्रवाहित किया जाए तो ये घूर्णी क्या होता है? घूमने लगता है, घूर्णी घूमने लगता है। इससे यह पता चलता है कि कैथोड किरणें में कुछ वेट है, कुछ वजन है, जिस कारण घूर्णी क्या है? घूमने लगा। चौथा गुण हो गया। पांचवा गुण, अगर कैथोड किरणें प्रवाहित हो रहा है तो इसके ओर अगर हम चुंबक ले जाते, चुंबक जानता है? चुंबक में एक ठो होता है साउथ पोल और एक ठो नॉर्थ पोल, साउथ पोल और एक ठो नॉर्थ पोल। तो भाई अगर हम इधर से हम चुंबक को ले आए या तो कैथोड किरणें जो होता है क्या होता है? निगेटिव चार्ज। कैथोड किरणें क्या होता है? निगेटिव चार्ज। तो अगर निगेटिव चार्ज इसके नजदीक ले जाएं और इधर पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये कैथोड किरणें क्या होगा? क्या होगा? देखो ये अगर निगेटिव चार्ज है और मेरा कैथोड किरणें कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। मेरा जो है ये चुंबक भी नेगेटिव चार्ज ऊपर की ओर है और ये भी नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा। प्रतिकर्षण यानी धकेलेगा, ये एक दूसरे को इधर धकेलेगा। और आगे देखो, अगर ये नेगेटिव चार्ज है और दूसरा चुंबक पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है तो क्या होता है? एक दूसरे को आकर्षण करता है, तो ये अपने की ओर खींचेगा। तो इस तरह कैथोड किरणें अपनी मार्ग को चेंज कर लेता है। क्या करता है? अगर हम पार्क नली के नजदीक कोई चुंबक ले जाते हैं तो वो अपने मार्ग को क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं। इससे यह पता चलता है कि मेरा जो है कैथोड किरणें जो है निगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज क्या होता है? क्या होता है? निगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋण आवेशित कण है, जिसे हम कैथोड किरणें से पता किए। कैथोड किरणें से पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसका जो है आवेश, कितना आवेश होता है? तो उसके आवेश के जो बताया था आर एन मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का आवेश बताया कि 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना? 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसके बाद दूसरा गुण इसका हो गया क्या? पहला गुण क्या हो गया? ये ऋण आवेशित कण है तथा इसका आवेश 1.6 गुने 10⁻⁻19 आवेश पता चल गया कितना होता है? आवेश हो गया 1.6 गुने 10⁻⁻19। उसके बाद दूसरा है द्रव्यमान, यानी बताए थे कि अगर जो है बताए थे कि पार्क नली के अंदर अगर हम घूर्णी रखते हैं, चक्री रखते हैं, तो उससे अगर कैथोड किरणें प्रवाहित होता है तो चक्री क्या होता है? घूमने लगता है, जिससे पता चलता है कि उसमें कुछ द्रव्यमान है। तो कितना द्रव्यमान है उसी के बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुने 10⁻31 kg -31 kg। वन कितना है? 9.1 गुने 10⁻31 kg।
कितना छोटा है? बहुत छोटा, बहुत छोटा। समझ रहे हैं? यानी -31 जब इसको भाग देंगे, मान लो ये 9 kg है तो 9 kg को कितना से भाग देंगे? 1 पर 31 जीरो, 1 पर 31 जीरो से भाग देंगे तो उतना छोटा है, उतना हल्का है या भारी है। समझ में आ रहा है या? कितना हल्का है? बहुत हल्का है। ठीक है, देखो बताया था सबसे पहले आया क्या? डाल्टन ने बताया कि परमाणु का सबसे छोटा, मतलब कोई भी वस्तु का, कोई भी एटम या कोई भी जो है वस्तु का सबसे छोटा कण परमाणु, और परमाणु का हम तोड़ नहीं सकते हैं, परमाणु को तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आया, उसने बताया कि परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारे कण पाए जाते हैं। उस कण का नाम दिया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद आया आगे चलकर रदरफोर्ड, थॉमसन के बाद थॉमसन। कौन आया? थॉमसन ने बताया कि परमाणु जो है एक तरबूज के समान है, एक तरबूज के समान है। उसके जो बड़ा वाला भाग जो तरबूज होता है वो है परमाणु है। क्या है? परमाणु, एटम। और उसके अंदर जो लाल वाले भाग होते हैं उसको क्या बताया? प्रोटॉन बताया। उसके लाल वाले भाग जो होता है प्रोटॉन बताया, और उसके अंदर जो छोटे छोटे बीज रहते हैं उसको न्यूट्रॉन बताया। क्या बताया? जो लाल वाले भाग होते हैं उससे प्रोटॉन, यानी परमाणु के सभी भागों में प्रोटॉन फैला हुआ रहता है, प्रोटॉन फैला हुआ रहता है, तथा न्यूट्रॉन बीच बीच में धसा रहता है। इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है बीच बीच में धसा रहता है। उसके बाद आया आगे चलकर कौन? रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु जो है तरबूज के समान नहीं है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है तथा उसके केंद्र में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। तो फिर चक्कर काटते रहते हैं तो एक ऐसा समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऊर्जा को अपने हरास करेगा और सारा इलेक्ट्रॉन केंद्र में जाकर गिर जाएगा। तो इसको समझाने के लिए अगला वैज्ञानिक आया बोर। कौन आया? बोर जो है, बोर ने बताया कि बोर क्या किया? रदरफोर्ड के दोष को दूर करने के लिए 1913 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया जिसे बोर का सिद्धांत कहा जाता है। बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक निश्चित कक्षा में घूमता है, जैसे जो हो गया, ये हो गया न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन किसी केंद्र में है, किसी परमाणु का केंद्र में। इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा एक निश्चित कक्षा में, ये फर्स्ट कक्षा हो गया, दूसरा कक्षा में भी घूम रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, कोई तीसरा कक्षा में घूम रहा है। तो इससे क्या होता है, जब देखो घूमते घूमते अगर कोई इलेक्ट्रॉन थक गया तो ये इस कक्षा में आ जाएगा, लेकिन इसका जब एनर्जी बढ़ गया तो ये यहाँ आ जाता है। तो इस तरह घूमते रहता है, और इस तरह करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक में नहीं गिरता है। ठीक है, बोर ने बताया कि क्या, अगर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में घूमेगा तो उससे उसका ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। क्या होगा? ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बना रहेगा। और उस तरह कक्षा का नाम उसने अलग अलग कक्षा का नाम अलग अलग दिया। जैसे फर्स्ट कक्षा का नाम दिया के, पहला कक्षा का नाम के, उसके बाद दूसरा कक्षा का नाम एल, और तीसरा कक्षा का नाम एम, और चौथा कक्षा का नाम एन। तो इस तरह बोला कि अलग अलग कक्षा में घूमते रहता है। कौन कौन कक्षा का नाम क्या दिया? के, एल, एम, एन। तो परमाणु का सबसे जो नाभिक का जो सबसे नजदीक रहेगा कौन सा कक्षा रहेगा? के। और परमाणु के नाभिक से सबसे दूर कौन सा कक्षा है? एम, एन। कौन सा कक्षा है? एन। परमाणु के नाभिक से सबसे दूर कौन सा कक्षा है? एन। और परमाणु के नाभिक से सबसे नजदीक के। ऑन करो।
देखो बोर ने क्या बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहता है, केंद्र में रहता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ठीक निश्चित कक्षा में क्या होता है, चक्कर काटता है। ठीक निश्चित कक्षा में, जिस कक्षा का नाम दिया था KLMN, KLMN। जो नाभिक का सबसे नजदीक रहेगा उस कक्षा का नाम क्या है, K, और नाभिक से जो सबसे दूर रहेगा उस कक्षा का नाम क्या है, N। और दूसरा बताया, बोर ने बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जैसे बताए थे कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उसका ऊर्जा का क्या होगा, ह्रास होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा। और ऊर्जा का ह्रास होगा तो वो कहाँ गिरेगा, नाभिक में गिरेगा। कोई अगर नाभिक क्या खींच रहा है तो कोई अगर ऊर्जा का ह्रास हुआ तो वो कहाँ गिरेगा, नाभिक की ओर गिरेगा। तो वो नाभिक, अगर कोई बोला कि किसने, बोर ने बोला अगर कोई इलेक्ट्रॉन ध्यान से सुनना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर से अंदर की कक्षा में जाता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। समझ गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर के कक्षा से अंदर की कक्षा में गया तो क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन मतलब निकलना, ताकत निकलेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रहा, ये कक्षा में घूम रहा है, ये घर में है, लेकिन वो अंदर वाले घर में चल गया तो अंधेरा रहेगा। अंदर में क्या रहता है, अंधेरा। तो यहाँ से अगर अंदर के घर में गया तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन अंदर के घर से बाहर की ओर जाता है, अंदर से बाहर की ओर जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होगा। ऊर्जा का अवशोषण यानी ऊर्जा को खींचेगा, अपने ओर खींचेगा, ताकत को खींचेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर निकला तो ऊर्जा को खींचेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की ओर आया तो ऊर्जा का अवशोषण। ठीक इस प्रकार समझना। देखो अगर कोई, मान लो ये एक गिलास है, ठीक है, ये पूरी भरा हुआ है। ध्यान से देखो, सेम है इसके जैसा। कक्षा में मतलब क्यों निकलता है ऊर्जा, क्यों बाहर होता है। जैसे देखो एक गिलास है, गिलास में पानी पूरा भरा हुआ है। अगर हम इससे पानी निकाल लें थोड़ा सा तो क्या इसमें और पानी डाला जा सकता है, तो वही हुआ। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो ये क्या हो गया, खाली हो गया, यानी ऊर्जा को क्या करेगा, खींचेगा। तो भाई अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ था अंदर में पूरा ये भरा हुआ था, बाहरलस मतलब नहीं, ये बाहर में क्या है उससे मतलब नहीं, बाहर का पानी से मतलब नहीं रखें। अगर भरा हुआ है तो ये निकला तो क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा, ऊर्जा को खींचेगा, क्योंकि यहाँ से निकल गया तो ये खाली हो गया, और खाली हो गया तो वो क्या करेगा, खींचेगा, तो ऊर्जा का अवशोषण होगा। अब भाई अगर कोई जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, निकलेगा। जैसे ये पानी पूरा भरा हुआ है, अब इसमें डालें और पानी तो क्या लेगा, नहीं निकलेगा। तो उसी से ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर में घूम रहा है और अंदर जाएगा तो क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, कुछ तो निकलेगा ही, क्योंकि पूरा भरा हुआ है तो वो रहेगा कहाँ। ठीक है। तो बोर ने बताया कि क्या, कि जो है अगर कोई इलेक्ट्रॉन अंतः कक्षा से बाहर कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। अंतः कक्षा से बाहरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। अब भाई इलेक्ट्रॉन अगर बाह्य कक्षा से अंतः कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो इस तरह बोर ने बताया कि अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग प्रकार का ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है। जैसे KLMN इस तरह बताया था। कितना कक्षा, 4 कक्षा। 4 कक्षा में बताया कि जो है अलग अलग कक्षा में अलग अलग एनर्जी होता है। जैसे एक हो गया, फर्स्ट हो गया K का K, उसके बाद L, उसके बाद M, उसके बाद N कक्षा। तो देखो इसमें बताया, क्या बताया, देखो K होगा, जो K होगा कक्षा,
परमाणु का सबसे केंद्र में जो होगा के होगा, और जो के होगा वो उसमें सबसे कम ऊर्जा होगा, सबसे कम ऊर्जा। कैसे कम होगा? जैसे ऑटोमेटिक तुमको दिख रहा है कि एन जो है बहुत बड़ा घर है कि नहीं है, और के सबसे छोटा घर है, तो छोटा घर है तो छोटा यानी कम रहेगा। अगर किसी के पास छोटा पॉकेट है तो उसमें कम पैसा हटेगा कि नहीं, और जिसके पास बड़ा पॉकेट है उसमें ज्यादा पैसा हटेगा। तो उसी प्रकार है ये के कक्षा सबसे छोटा कक्षा दिख रहा है कि नहीं, और छोटा कक्षा होने से सबसे कम ऊर्जा होता है। उसके बाद उसी के अनुसार जितना बाहर चलते जाएंगे उतना एनर्जी उसका बढ़ते जाएगा। के से ज्यादा हो गया एल में, एल से ज्यादा हो गया एम में, एम से ज्यादा हो गया एन में, ठीक है। और इसके लिए उसने क्या दिया, एक देखो बताया कि एक कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जैसे के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसके लिए एक तो फार्मूला दिया था। बोर ने एक फार्मूला दिया कि जिससे हम निकाल सकते हैं कि कौन सा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके लिए एक तो फार्मूला दिया था 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। एन कक्षा की संख्या, कितना कक्षा है, जैसे बोलेगा के कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है के कक्षा में, तो ये कक्षा कितना हो गया, प्रथम हो गया। के को प्रथम मानते हैं, एल को दूसरा, एम को तीसरा और एन को चौथा। तो के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो देखो निकालना है 2 गुना 1 पर पावर 2, यानी 2 गुना 1 पर पावर 2 कितना हो जाता है 2, क्या होता है 1 होता है, और गुना 2, दोनों को गुना करेंगे 2, यानी के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब आगे बोलेगा कि एल कक्षा में कितना रहेगा, एल कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाओ 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। तो नंबर ऑफ कक्षा का संख्या कितना है, दूसरा है, तो हो जाएगा 2 गुना 2 पर पावर 2, 2 दूनी 4 गुना 2, यानी एल कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 8 इलेक्ट्रॉन। वही बोला एल, उसके बाद एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर। इसमें भी 2 गुना 3 पर पावर 2, 3 दूनी 3 तिया 9 और दूनी 18, कितना इलेक्ट्रॉन, एम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम 18, अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और इससे कम भी रख सकते हैं। आगे एन में देखो कितना रख सकता है, तो हो गया 2n स्क्वायर। एन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो एन कक्षा में, इसको मिटा देते हैं, आगे देखो एन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसके लिए बोर ने एक फार्मूला दिया था, क्या दिया था 2n स्क्वायर। 2 गुना, ये कितना नंबर कक्षा है 1 2 3 4 का है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। याद समझ में आ गया किस तरह किसके कक्षा में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो कौन सा कक्षा में अधिक इलेक्ट्रॉन होगा, एन कक्षा में सबसे कम के में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं 2। अब वही बोला एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम 32। और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या कितना होता है 1। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक ही रहेगा, क्योंकि जितना उसमें परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन, उतना प्रोटॉन और उतना न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसका परमाणु संख्या 1, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1 ही। तो इसको देखो KLMN, ये कक्षा हो गया KLMN, कौन सा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 को कौन रख लेगा, के ही रख लेगा, क्योंकि के का रखने के पास कितना क्षमता है 2 को रख सकता है। 2 को ज्यादा हुआ तो इसमें भेज देगा, वो बोलेगा हम मेरे बस की बात नहीं है, आगे जाओ। दूसरा आया हीलियम, क्या आया हीलियम का परमाणु संख्या तुमको पता होगा, हीलियम का परमाणु संख्या कितना है 2। हीलियम का परमाणु संख्या 2, तो परमाणु संख्या 2 हो गया, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों कहाँ चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखना था कि
तो 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हाइड्रोजन, हेलियम, उसके बाद लिथियम। लिथियम अगला क्या आता है? लिथियम। लिथियम। लिथियम 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 का परमाणु संख्या कितना हो गया? 3। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 3। तो 2 ठो क्या लेगा? के लेगा। 2 ही ले सकता है क्योंकि इसका क्षमता 2 ही है। तो अगला चल जाएगा कहाँ? एल में कितना? 1। ठीक है, लिथियम का 2 ठो जाएगा के में, तीसरा जाएगा एल में। उसके बाद लिथियम के बाद छोड़ दो, उतना सारा नहीं बता सकते हैं। जैसे अगला बताते हैं कार्बन। कार्बन कार्बन का परमाणु संख्या बताओ। कार्बन कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? 6। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 ये 2 ठो लेगा और बाकी बच गया 4 इसमें। ठीक है, अब आगे लेते हैं पोटासियम। पोटासियम। पोटासियम या कुछ अलग ले लेते हैं। सिलिकॉन नहीं। क्लोरीन लेते हैं। क्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन एक क्लोरीन क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। याद रखना है 17। तो 2 कौन ले लेगा? क्योंकि 17 परमाणु संख्या है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 17 इलेक्ट्रॉन। तो 17 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया? के। अब बचा इसके पास कितना? 15। 15 में एल कितना ले लेगा? 8 लेगा क्योंकि एल की क्षमता 8 ही है। अब कितना हो गया? 10। अब बचा कितना? 7। तो एन में कितना रहेगा?